डिक्लाइन भी हो रहा है। ये पता है कि अमेरिका के साथ रहने से हमारा डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन ये भी पता है कि नहीं रहेंगे तो उस कंधे से उतरेंगे तो हमारा बौनापन जो है वो दुनिया के सामने नजर आ जाएगा। तो आप इस कश्मकश को देखें, आप इस सिचुएशन को समझें जिसमें कि 70 साल से उस लंबे आदमी के कंधे पे बैठने की आदत भी हो चुकी है, लेकिन ये भी पता है कि वो जिसके कंधे पे बैठा हुआ है उसकी उसके अपने जो घुटने हैं वो अब जवाब दे रहे हैं। तो अब क्या करें? अगर आप उसके घुटने जवाब दे रहे हैं तो उसके साथ आप नीचे गर्त में जाएंगे। अगर नहीं नीचे गर्त में जाएंगे, कूदेंगे, तब आप आपकी औकात ही कुछ नहीं है, तब ऐसे ही आप अब इसराइल को ये लगता है कि उसके पास ये बेस्ट चांस है ईरान को फिनिश करने का, क्योंकि आइंदा का कोई भी प्रेसिडेंट शायद इतना कमिटमेंट ना करें, क्योंकि रिपब्लिक डेमोक्रेट पार्टी अगर जीत के आती है तो उसके अंदर इसराइल का सपोर्ट कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है, और उसका कोई भी नेक्स्ट जनरेशन लीडर ये इतना प्रो इसराइल नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप को अगली बार जीतना नहीं है, ये उसका लास्ट टेन्योर है, तो वो चाहता है कि वो जितना ज्यादा कर सकें जो यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए, क्योंकि भाई वो जिंदा तो रहेगा ही, राष्ट्रपति रहे ना रहे, और आगे भी जूइश मनी से उसके उसके धंधे चलेंगे, उसके वो चलेंगे। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। हाल ही में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी के शहर म्यूनिख में मुनक़द हुई, और ये एक ऐसा आलमी फोरम है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें, सिफारतकार, अस्करी क़यादत और पॉलिसी साज एक ही मेज पर बैठकर आलमी सलामती और जंगो अमान अमन के अहम सवालात पर तबादला ख्याल करते हैं। इस साल की कॉन्फ्रेंस के कई हवालों से खास रही है, जैसे यूक्रेन जंग, नेटो की हिकमत अमली, चीन का बढ़ता हुआ असर, मशरक़ी वस्ता के सूरत हाल और सबसे बढ़कर यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात में बदलता हुआ लहजा। साथ ही ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी ने भी आलमी सियासत में बेचैनी पैदा की हुई है। आज हम इन्हीं सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अपने नाजरीन के लिए आपके मेहमान सौरभ कुमार शाही से जानना चाहूंगा कि हाल ही में जर्मनी के शहर म्यूनिख में मुनक़द होने वाली म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को आलमी सियासत का एक अहम इवेंट क्यों समझा जाता है? जी देखें, ये जो प्रोग्राम है ये कई सालों से हो रहा है, और आइडिया ये था कि इसमें एक कोऑर्डिनेटेड स्टेप जो है वो दुनिया लेगी, जहां भी जंग हो रही है या जहां भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनको टैकल करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ली जाएगी। लेकिन अगर आप इसके पूरे हिस्ट्री को देखें तो मोर और लेस ये था कि जो वेस्टर्न पावर्स का एक जिसको कह सकते हैं यूनिलैटरल एक कंट्रोल जो था, यानी यूनिपोलर कंट्रोल जो दुनिया पे था खासकर सिक्योरिटी के मामले में, उसको हर साल रिएट्रेट करने की कोशिश थी। मतलब एक जिसको कहते हैं ताकत, जो शक्ति प्रदर्शन हम जिसको हिंदी में कहते हैं ना, वो करने की कोशिश वहां पे रहती थी कि सारे जो वेस्टर्न अलायंस है, ट्रांस अटलांटिक अलायंस जिसको हम कहते हैं, यानी एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ उनके अटलांटिक के दूसरे तरफ के एलाइज हैं, यानी यूरोप है मोस्टली, वो जमा होते थे और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन आप अगर इसके हिस्ट्री को जानते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कोशिश यही होती थी कि ये एक जो मिलिट्री बर्तरी वेस्टर्न अलायंस को हासिल है, दूसरे जो भी महाज बन रहे हैं या जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, उसको किसी किस्म से मेंटेन रखने की, और उसको यहाँ पे मेंटेन रख के और स्ट्रांग करने की एक कोशिश रहती है, और वही कोशिश आपको इसमें दिखेगी, चाहे वो अ, गजा का मामला हो, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो। जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एसर्ट करने की यहाँ पे कोशिश मोस्टली नजर आती है। अमेरिका के नुमाइंदगी करते हुए मार्को रूबियो की शिरकत को आप किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये महज सिफारती मौजूदगी थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी पैगाम भी था? देखिए, अमेरिकन जो है इस बात से लेके थोड़े रूठे हुए हैं कि उनकी जो यूनिपोलर वर्ल्ड जिसको वो एज अ इंडिविजुअल सुपर पावर रूल कर रहे थे वो खत्म होना चाहता है। यानी मल्टीपोलैरिटी एक इमर्ज कर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद रसिया को ये हरा नहीं पाए हैं,
उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और अल्टीमेटली एक निगोशिएटेड सेटलमेंट की बात है। चाइना के साथ और भी मात मात दर मात इनको पेश आती गई है, चाहे वो इख्तियारी शक्ल में हो या वो सियासी शक्ल में हो, वो डिप्लोमेटिक शक्ल में हो, या इवन अस्करी फ्रंट पे भी आपको एक चाइना से इनको मात होती हुई दिख रही है। मार्को रूबियो का जो बयान था, जो वो स्पीच था, वो मेरे ख्याल से इस फोरम पे होने वाली पिछले कई सालों में सबसे अच्छी चीज। हम्म। अब आप पूछेंगे कि भाई वो तो बड़ा उसमें रेसिज्म और कॉलोनियलिज्म की बात थी, तो आप क्यों कह रहे हैं अच्छी चीज है? अच्छी चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो एक फसाड है, ये ढकोसला जो इतने सालों से वेस्ट ने बना रखा था कि जैसे कि कोई रूल ऑफ लॉ कोई चीज हो और वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं और वो एनलाइटमेंट में काम कर रहे हैं, और उनके जो मद्दे मुकाबिल जो भी ममालिक है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, ये जो है डार्क फोर्सेस हैं और इनके जो ये बैड फेथ एक्टर्स हैं। ये जो ढकोसला इतने सालों से था, जिसका हम लोग विरोध करते आए हैं और इस पे लिखते आए हैं पिछले 20 सालों से, हमें ये लगा कि हमारी वो 20 साल, 15-20 साल की मेहनत, जिसको एक जमाने में लोग जो है मानने को तैयार नहीं थे, हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते थे, वो मेहनत जो है वो रंग ला गई है, क्योंकि यहाँ पर एक डेमागॉग खड़ा है, जो हम उन पे जो भी आरोप लगाते रहे हैं पिछले 20 सालों से, उसको खुद ही खड़ा खड़े होके तस्लीम कर रहा है। यानी उन पे जो भी आरोप लगे, चाहे वो नियो कॉलोनियलिज्म के थे, नियो इंपीरियलिज्म के थे, यानी एंड स्टेज कैपिटलिज्म के थे, वो तमाम चीजें जो आप वहां पे देख रहे थे, जिनका आरोप हम उन पे लगाते थे, उसको एक आदमी ने खड़े खड़े तस्लीम कर दिया। यानी उसने मान लिया कि हम इसीलिए यही काम हम करते हुए आ रहे हैं। तो आज मैं चेहरा उन लोगों का देखना चाहता हूं जो इन चीजों को हमें कहते थे कि आप लोग एक्सेजरेट करते हैं और आप लोग जो है वो एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं। आज अच्छा ये देखें कि मार्को रूबियो कोई छोटा अहलकार तो है नहीं, तो हम्म। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई छोटा ऑफिशियल है भाई, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। यानी प्रेसिडेंट के बाद अमेरिका में अगर किसी की पोजीशन है तो वो उसकी है। और वो अगर आके ये कहता है कि जो भी उन पे आरोप लगे हैं नियो इंपीरियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म के, उसको वो मानता है और वो इस बात पे रो रहा है कि नियो इंपीरियलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म खत्म हो रही, तो वो बेसिकली उन चीजों की तस्दीक कर देती है जो हम आज तक कहते हैं। मार्को रूबियो के खिताब को एक यूरोपीय मंदूब ने क्यों जहरीला मोहब्बतनामा करार दिया? देखिए, यूरोप की अब स्थिति उस आदमी की है जो एक बौना आदमी अगर किसी नॉर्मल आदमी के कंधे पे सवार हो और वो कंधे पे बैठा रहे 70 सालों तक, तो उसे शायद ये गफलत हो कि वो खुद लंबा हम्म। है, बट वो लंबा है नहीं, वो एक बड़े आदमी के कंधे पे बैठा हुआ है। तो अब मसला ये है कि ये उसके कंधे पे बैठा हुआ है। यूरोप अमेरिका के कंधे पे 70 सालों से बैठा हुआ है। यूरोप एक डिक्लाइनिंग पावर है, कल्चरली उसका डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन वाइज उसका डिक्लाइन हो रहा है, इन्फ्लुएंस वाइज डिक्लाइन हो रहा है। इस डिक्लाइन की मेजर शुरुआत जो है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टॉनी ब्लेयर के जो संबंध थे, जिसमें कि टॉनी ब्लेयर को एक पूडल डॉग कहा गया, यानी एक पूडल कुत्ता, जिस तरह से दुम हिलाता हुआ चलता है, वो रिलेशनशिप बाय एंड लार्ज पूरे यूरोप की आपको नजर आई। हाँ, इसकी शुरुआत जो है यो यूनाइटेड किंगडम ने की, लेकिन अब धीरे धीरे हर जगह आपको ये चीज नजर आ रही है। मसला ये है कि अब वो उनको ये डिक्लाइन बहुत सालों तक समझ में नहीं आया। जैसे मैंने कहा, आप किसी के कंधे पर बैठे हो तो आपको ये गफलत होने लगे कि भाई अ, हम खुद कोई लंबे लंबे। हैं। तो अब वो चीज खत्म हो रही है। यूरोप, आप देखें कि दुनिया की कहीं भी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, उसमें यूरोप की कोई औकात नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका रशिया के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, उसमें यूरोप का कोई रोल नहीं। यूरोप को कहता है तुम साइड में बैठो, मैं करूंगा। यूरोप रोना गाना करता रहता है। और आप हम सब ने वो तस्वीर देखी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की वो तस्वीर देखी, जिसमें यूरोप के सारे लीडर ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि क्लास टीचर के सामने उसके जो है वो तालिब इल्म जो है वो बैठे हुए हैं। वो इमेज अपने आप में जितना डैमेजिंग था यूरोप के लिए, उतना और शायद कुछ भी नहीं था। कई बार बोलते हैं ना, तस्वीर जो है वो बड़ी बात कह जाती है। शायद आप वो 1000 वर्ड के ऐसे में
आप कोई मजमुआ छापें तो उसमें वो ना आ पाए। अब दिक्कत ये है कि डिक्लाइन है, उनको पता है डिक्लाइन हो रहा है, उनको ये भी पता है कि इससे हम रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि देखें पॉपुलेशन कोलैप्स भी हो रहा है धीरे धीरे इन तरह से। तो अब वो क्या करेंगे, डिक्लाइन भी हो रहा है, ये पता है कि अमेरिका के साथ रहने से हमारा डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन ये भी पता है कि नहीं रहेंगे तो उस कंधे से उतरेंगे तो हमारा बौनापन जो है वो दुनिया के सामने नजर आ जाएगा। तो आप इस कश्मकश को देखें, आप इस सिचुएशन को समझें जिसमें कि 70 साल से उस लंबे आदमी के कंधे पे बैठने की आदत भी हो चुकी है, लेकिन ये भी पता है कि वो जिसके कंधे पे बैठा हुआ है उसकी उसके अपने जो घुटने हैं वो अब जवाब दे रहे हैं। तो अब क्या करें, अगर आप उसके घुटने जवाब दे रहे हैं तो उसके साथ आप नीचे गर्त में जाएंगे, अगर नहीं नीचे गर्त में जाएंगे कूदेंगे तब आप, आपकी औकात ही कुछ नहीं है, तब ऐसे ही आप छोटे हैं। तो आप इस एग्जाम्पल से आप यूरोप के इस पोजीशन को समझें कि अमेरिका ये चित्कार लगा रहा है कि ये जो व्हाइट सुप्रीमेसी का हमारा दौर था जिसमें कि हमने पिछले 400 साल दुनिया पे राज किया, व्हाइट रेस ने राज किया, वो अब खत्म होना चाहता है। और यूरोप को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसको एक्सेप्ट करें या इसको रिजेक्ट करें। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो जो आरोप अमेरिका पे लगते नहीं वही यूरोप पे भी लगेंगे कि तुम भी वही न्यू इंटीरियल न्यू कॉलोनियलिज्म पे है, जो लोग ये बात कहते रहे। अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो अमेरिका जो है उनको कुचल के, यानी उनके ऊपर टैरिफ्स और तमाम तरह की चीजें लगा के आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए इसको आप जहरीला संदेश कह लें या जो भी कह लें, वो इस लिहाज से इसको कहा जाता क्या सौरभ साहब, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई दरार दिखाई दी? है। देखिए, दरार तो ऑलरेडी है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैकमेल किया है यूरोप को, उससे उनकी अपनी औकात का भी पता चलता है, यानी यूरोप की औकात का भी पता चलता है। और जिस तरीके से वो इजीली कैपिचुलेट कर रहे हैं उससे भी पता चलता है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि, यानी वो लव हेट रिलेशनशिप है कि हेट भी करते हैं। जैसा मैंने कहा कि वो उतरना चाहते कंधे से लेकिन उतर नहीं पा रहे। अब ये है कि कुछ ऐसे जो लीडरान हैं उन्होंने कुछ एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री का भाषण आपको पता होगा, और उन्होंने उस चीज को रिएक्टरेट किया, बार बार वो कह रहे हैं और उस दिशा में कुछ कदम भी उठा। लेकिन अगर आप यूरोप का रद्द अमल देखेंगे इसको लेके, तो यूरोप जो है वो नाराज नहीं करना चाहता अमेरिका को, डरा हुआ है, वो भी एक नया महाज बनाना चाहता है, लेकिन कंडीशनल है। चाइना के इशू पे चाइना के साथ निगोशिएट करना चाह रहा है कि भाई हमारे अपने कम से कम इंटरेस्ट जो है वो सर्व है, लेकिन ईरान वाले इशू पे अमेरिका का साथ देना चाह रहा है कि ईरान पे हमला होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। यानी वो पूरा का पूरा जो एक जिसको कहते हैं कि वो जोंक जो है वो शरीर से हट नहीं रहा है, वो चिपका हुआ है। और जोंक ये डिसीजन ले रहा है कि मैं इस शरीर से हटने की कोशिश करूं, लेकिन वो दो, उसके पैर अलग होते हैं तो दो पैर उसमें लगे भी होते हैं। यूरोप और अमेरिका की अभी जो स्थिति है वो वैसी ही है जैसे किसी आदमी के पैर में जोंक लिपटा हुआ हो। तो अब दिक्कत यह है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी यूरोप चार्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है वो अभी नजर नहीं आ रहा। हाँ बेशक, चाहे वो जर्मनी हो चाहे वो फ्रांस हो, वो अपने अपने जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करना चाहता है, लेकिन वो बियॉन्ड द पॉइंट अमेरिका को नाराज भी नहीं करना चाहता। तो ये जो कश्मकश है कि जिसमें आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी निकाल भी नहीं पा रहे हैं और इंडिपेंडेंट दिखना भी चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि दुनिया अब आपके इस डुअल गेम को समझ गई है। जैसे मैं अभी आपको 2 महीने पहले एक एग्जांपल देता हूं कि मैक्रोन ने बड़ा ह्यू एंड क्राई मचाया कि हमें इंडिपेंडेंट कोर्स ट्राई करना चाहिए, चार्ट करना चाहिए, फलाना ढिमकाना, और चाइना चले गए। चाइना में उनका स्टेट स्वागत हुआ, खुद सी जिनपिंग उनको साथ लेके उन्होंने उसको गार्डन, ये सब चीजें चाइना में बड़ी बात मानी जाती है कि अगर वहां का, देखिए भारत नहीं है ना कि कोई आया है, उसको गर्दन पे हाथ देकर गले मिल रहे हैं, बियर हक दे रहे हैं। चाइना बड़ा सीरियस कंट्री है। तो वहां क्या होता है कि कोई भी अगर गेस्ट आ रहा है और अगर सी जिनपिंग उसके लिए पर्सनल टाइम निकाल के उसको कहीं घुमाते हैं फिराते हैं या उनको कोई चीज बना खाना खिलाते हैं साथ में खड़े होके, तो वो बड़ा पर्सनल टच उसको माना जाता है, वो कोई छोटी चीज नहीं है, वो हर लीडर के साथ वहां नहीं किया जाता। मैक्रोन गया था, मैक्रोन के साथ उन्होंने उसको किया, मैक्रोन लौट के आते ही उसने चाइना के विरुद्ध में बयान,
तो उससे क्या होता है कि चाइना में इमेज उसकी गई कि ये नॉन सीरियस प्लेयर है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये या तो ये मानसिक रूप से डिस्टेबलाइज है, ये ठीक नहीं है, या ये नॉन सीरियस एक्टर। अच्छा देखें, आपकी इमेज जो है वो इंटरनेशनल इमेज भी ऐसी बन जाती है कि आप कम से कम 10 तस्वीरें आपने देखी होगी जिसमें इसकी बीवी इसको थप्पड़ मार रही है, कभी चटखरे मार देती है, कभी पब्लिकली, कभी जहाज के अंदर, कभी कुछ। उस आदमी, उस हेड ऑफ स्टेट की क्या इज्जत रहेगी कि जिसकी बीवी जो खुद इससे 15-20 साल बड़ी है, इसके मदर के उम्र की है, वो इसको थप्पड़ मारते रहती है जहां पर भी जाए, तो आपकी कोई इमेज नहीं रह जाती। इससे थोड़ा ज्यादा सीरियस जो है वो जर्मनी का चांसलर है, उसने दो चार बातें कही दी हैं और वो पर्सनल रूप से चाइना के साथ क्लोज रिलेशनशिप करना भी चाह रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सब एक कदम आगे चलते हैं, दो कदम पीछे हो जाते हैं, तो अभी इनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। जहां तक यूरोप के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल है, तो वहां भी देखें कि अभी फोन पे बातचीत हुई पुतिन और मैक्रोन में, और लोगों ने ये कहा कि देखें फ्रांस जो है वो अपना रास्ता चार्ट कर रहा है, कोर्स, नया कोर्स जो है वो चार्ट कर रहा है। कौन सा नया कोर्स? जब अमेरिका से बात हो ही रही है, भाई नया कोर्स तो तब होता है जब अमेरिका कहता कि बात ना करो और तुम उसको यानी धता बताते हुए तुम फोन करते और बोलते अमेरिका को कि हमारा इंटरेस्ट है। जब अमेरिका ऑलरेडी बात कर रहा है रूस से, और तुमको बस ये डर लग रहा है कि उन दोनों की डील हो जाएगी और हम लोग को काट दिया जाएगा, तो तुम उस डील के अंदर घुसने के लिए तुम अब अपना, तुमने फोन कॉल जो है वो पुतिन के साथ तुम बात करना चाह रहे हो। तो इसमें इंडिपेंडेंस कहाँ है? इंडिपेंडेंस तो तब होता है ना जब पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ना चाह रही थी रसिया से, और तुम कहते कि नहीं नहीं, हम इस वेस्ट की लड़ाई में हम इसमें शामिल नहीं होंगे, फ्रांस का इंटरेस्ट इससे मैच है। तब ये माना जाता ना कि भाई तुम इंडिपेंडेंट कोर्स कर रहे हो। जब अमेरिका ऑलरेडी बातचीत कर रहा है, तो तुम उसमें कोशिश ये कर रहे हो कि कुछ जो छूटा हुआ है ना जूठन जो है वो हमको मिल जाए, तो ये कौन सा इंडिपेंडेंट कोर्स है? तो वो कोशिश तो कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो जो भी काम करते हैं, दुनिया को समझ में नहीं आता कि वो क्या खेल खेल रहे हैं। दुनिया बहुत स्मार्ट हो चुकी है, लोगों को चीजें समझ में आती है, और इसीलिए उनका इन्फ्लुएंस हर दिन जो है वो साल दर साल, महीने दर महीने वो गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, दोनों में मैसिव इरोजन यूरोप पे नजर आ रहा यानी जैसे आपने बताया कि यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, आज का दूसरा अहम मौजू है ईरान और अमेरिका में बढ़ती हुई कशीदगी। और इन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पर पहले भी हम बात करते रहे हैं। हालिया दिनों में आपकी नज़र में सौरभ साहब क्या पेशरफ्त हुई है? कि हालात जंग की तरफ बढ़ रहे हैं या तनाव में कमी के आसार हैं? है। देखें, अभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जो अपने मिलिट्री एसेट्स जमा किए हैं, वो इराक वॉर के बाद की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। और अमेरिका में जो भी ये जो यहूदी लॉबी है या उसके आसपास के लोग हैं, इसराइल के समर्थक लोग हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्विंस कर दिया है कि जंग जो है वो होनी चाहिए। तो माहौल तो जंगनुमा है। ऐसा लगता नहीं कि जो जो डोनाल्ड ट्रंप, और रादर ये कह लें कि नेतन्याहू के रास्ते डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो डिमांड पेश की है, वो ईरान उसको नहीं मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा कि अगर उन डिमांड्स को मानता है तो कल उस पर दोबारा हमला हो जाएगा। यानी अगर आप अपने, ईरान के पास सबसे बड़ी चीज उसकी मिसाइल पावर है, अगर वो मिसाइल पावर को खत्म कर दे, वो मिसाइल पावर को सौंप दे जैसा कि डिमांड अमेरिका और इसराइल कर रहा है, तो कल उसके पास कोई पावर ही नहीं रहेगी। कौन सा डील? कल उस पर दोबारा हमला हो जाएगा। तो ईरान भी इस बात के लिए तैयार है कि अगर लड़ाई हो तो हम ग्लोबल इकोनॉमी को केटर करते हुए जाएं, मतलब उसको डुबाते हुए जाएं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करें, तेल का प्राइस बढ़ाएं, रीजनल जो सेंटर्स हैं वहां पे ऐसे अटैक करें कि महम हो। इस बात के लिए ईरान भी तैयार मालूम पड़ता है। अमेरिका के मन में ऐसा डिसीजन लगता है कि उसने बना लिया है कि ये हमला करेगा। हालांकि अमेरिका को ये लगता है कि ये कंट्रोल्ड हम कर सकते हैं और हमसे कोई असर नहीं होगा। ईरान जो है वॉर ऑफ एट्रीजन के लिए तैयार है। वो चाहता है कि वो लगातार वो इस एट्रीजन को यानी बरकरार रखे, इसको लंबे समय तक खींचे। तो जो सिचुएशन है वो तशवीशनाक है। वो बिल्कुल ऐसा इशारा कर रही है कि जंग की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और अमेरिका के माइंड सेट में वो ये है कि उसको लगता है कि वो ईरान आखिरी आखिरी लेग पे खड़ा है और हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये उनकी सोच जो है वो कहाँ तक जाएगी, ये आइंदा हफ्ते महीनों में पता चल जाएगा, जब अगर अमेरिका डिसीजन लेता है कि हमें ईरान पे हमला करना है। सौरभ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा
कि ट्रंप जो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, जैसा आपने बताया कि लिमिटेड हमला हो सकता है, तो क्या ये दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है या इसराइल के लिए जंग लड़ रहे हैं? देखिए, इसराइल के लिए जंग लड़ रहे हैं, ये सबको पता है। अब तो अब इसमें कोई पहले दो आराई हो भी सकती थी। ये गज्जा में पिछले 2 साल से जो चला, उसमें तो अब जो राइट विंग कमेंटेटर हैं, जो किसी जमाने में ये कहते थे कि नहीं नहीं ये एंटीसेमिटिज्म है, वो भी अब इस बात को, तो उसको भी पता है कि इसराइल और अमेरिका के बीच जो रिलेशनशिप है, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं द टेल दैट वैग्स द डॉग। वो पूंछ जो कुत्ते को हिलाता है, यानी कुत्ता पूंछ नहीं हिला रहा है। बड़ा बड़ी ताकत छोटी ताकत को मुतासर नहीं कर रही है, छोटी ताकत जो है वो बड़े ताकत को मुतासर कर रही है। तो दाखिली मामला तो छोड़ ही दीजिए, वो तो जो है सो है। और अमेरिका एक हमाम में सभी नंगे वाली बात है एप्स्टीन फाइल में। अब मतलब जब सभी नंगे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो किसी का कोई वो नहीं है, यानी बेपर्दगी वाली बात है। लेकिन ये जो अब इसराइल को ये लगता है कि उसके पास ये बेस्ट चांस है ईरान को फिनिश करने का, क्योंकि आइंदा का कोई भी प्रेसिडेंट शायद इतना कमिटमेंट ना करें, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी अगर जीत के आती है तो उसके अंदर इसराइल का सपोर्ट कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है, और उसका कोई भी नेक्स्ट जनरेशन लीडर ये इतना प्रो इसराइल नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप को अगली बार जीतना नहीं है, ये उसका लास्ट टेन्योर है, तो वो चाहता है कि वो जितना ज्यादा कर सके जो यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए, क्योंकि भाई वो जिंदा तो रहेगा ही, राष्ट्रपति रहे ना रहे, और आगे भी जूइश मनी से उसके उसके धंधे चलेंगे, उसके वो चलेंगे। तो वो, उसको इस बात का कोई डर नहीं है कि अगली बार मैं जीत के आऊं ना आऊं, क्योंकि जाहिर अगली बार तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उस चीज को बैन कर रखा। तो इसीलिए वो ये इसराइल के कहने पे हो रहा है। और इसराइल के हामी जो अमेरिका में यहूदी और जो दूसरी लॉबियां हैं, उसके कहने पे ये चीज नजर आती म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि दुनिया एक गैर यकीनी दौर से गुजर रही है। इत्तेहाद मौजूद है, मगर एतमाद में दरार भी है। कशीदगियां हैं, मगर अच्छा यह है कि मुकम्मल जंग से गुरेज भी है। ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही, जो हमारे नाजरीन को आलमी मुद्दों के ताल्लुक से रोशनास करा रहे थे। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामीन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और बामनी बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए रुख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।